हेलो हेलो, सब लोग हैं इस पे। हम लोग देख रहे थे कि अभी तक हमने प्रॉपर्टी कहाँ लेना चाहिए, कैसी लेना चाहिए, किससे खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए। तो कब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हमारे, मैं भी एक यही गोंदिया जिले का रहने वाला हूँ। मारेगांव गांव है हमारा, बड़े गांव के पास में। तो 2002 में मैं वहाँ चला गया था नागपुर, ऐसे काम धंधे की तलाश में। तो वहाँ पे जसवंत टाकीज करके एक इलाका है जहाँ पे इंदौरा चौक बोले जाते हैं। जसवंत टाकीज के बाजू में एक कलकत्ता बियर बार है, वहाँ पे मैं काम किया करता था। उस टाइम 300 रुपये पगार हुआ करता था। तो 300 रुपये पगार हुआ करता था। तो एक हमारे बियर बार में एक खापरडे नाम का आदमी आता था और वो बोलता था, यार तो पढ़ा लिखा दिखता है, बियर बार में क्या कर रहा है। तो हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते थे, भाई हो सकता है। तो एक दिन वो बोला, तू प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं करता। तो मैं बोला कि चलो एक बार देखते हैं उसका भी प्रॉपर्टी। तो हम लोग बुट्टी बोरी चले गए उसके साथ देखने के लिए, खापरडी के साथ में। तो वहाँ एक पानटेला था और आजू बाजू में छोटे छोटे बबुल के झाड़ थे, बाकी पूरी वीरान जमीन थी। तो मैं बोला, खापरडे जी आप मेरे को प्लॉट कहाँ पे दोगे, ये इतने में रहेगा। बोले, कहीं तो भी एक प्लॉट। उस टाइम ना खुटी थी, झंडी थी, ना कुछ नहीं था, पूरी वीरान जमीन थी। तो बुट्टी बोरी में वहाँ, अब हम लोग जनरली प्रॉपर्टी खरीदना है या कोई चीज़ खरीदना है तो हम अपने जान पहचान वाले से पूछते हैं, हम देहात के इंसान। तो हमारा भाई वहाँ पे रहता था 15 साल पहले से नागपुर में। तो हम उनको पूछने गए कि भाई यहाँ पे खापरडे के पास से प्लॉट लेना चाहिए क्या। तो वो बोलने में डरे, कहाँ खापरडे के चक्कर में जाता, 15-20 रुपए के दारू के लिए रोज किसी को ऐसे ही बोलते रहता। तो अपनी हवा बुरी गायब बोल हो गई, भाई ये तो गड़बड़ गाँव है, उन खेड़े बड़े के लोग हैं, इसको कहाँ झेलते रहेंगे। तो हमारा दिमाग खराब हो गया, बोला नहीं इससे नहीं ले। 15-20 दिन बाद वो फिर वही बार में आया और फिर मेरे को देखा और बोलता है, यार यशवंत भाई तू प्लॉट लेने वाला था ना। भाई अपने पास पैसा नहीं है। तो बोलने लगा, पैसा यदि तेरे पास होता तो तू बियर बार में काम नहीं करता। मुझे मालूम है तू, तेरे पास पैसा नहीं है, पर तू रोज 20 रुपए दे सकता क्या। तब दिमाग की गोटी अपनी जलनी चालू हुई। अरे 20 रुपए रोज, यहाँ तो रोज में 50-60 रुपए टिप कमाता हूँ। अब टिप बोले तो वहाँ लोग दारू पीने आते, खाना खाते हैं और वह टेबल पे छोड़ के चले जाते थे। तो वेटर लोगों को होते थे वो, तो 50-60 रुपए हो जाता था। तो मैंने बोला 20 रुपए तो भाई हाथ का खेल है एक्चुअली। तो मैंने फिर से अपने भाई को बोला, यार 20 रुपये मांग रहा है, 20 से 40 देता, 2 प्लाट खरीद लेता उससे पास से। तो मेरा भाई बोलना, तेरे को इतना ही प्लाट लेना चाहिए ना, मेरा मौसी का लड़का, एक काम कर, बोले समता नगर में चलते, वहाँ पे प्लाट लेते। तो हम लोग समता नगर में देखने गए। तो समता नगर में प्लॉट वहाँ पे दिखाया उसने 70,000 का। अब 70,000 तो नकदी देना पड़ रहा था, रजिस्ट्री हो रही थी। तो हमने वहाँ पे प्लॉट नहीं लिए, भाई अपने पास नकदी ही नहीं। फिर मैं बोला चलो 20 रुपये डूबेंगे करके हमने बुट्टी बोरी में 20 रुपये रोज, इसको भाई को नहीं बताते हुए हमने 20 रुपये रोज देना चालू कर दिया। 2002 से 20 रुपये देते 2006 को कंप्लीट किए और 2006 को हमने उसका रजिस्ट्री मारा। 2006 को रजिस्ट्री मारा तो 19,000 का प्लॉट और 3,000 रुपये रजिस्ट्री को लगे, मुझे 22,000 में वो प्लॉट पड़ा। और हम लोग 2007 में तुमसर में आ गए। तो तुमसर में हमने मसाला वसाला का धंधा चालू किया। तो वहाँ पे हमारे पास 50-60 हज़ार रुपये जमे। तो बाजू का जहाँ पे हम लोग रहते थे झोपड़पट्टी में, उसके बाजू में जगह खाली थी, वो बोले 60,000 में मिलेगा। दिमाग चलने लगा, बोले एक काम करते, मेरी घरवाली बोलने बेटे एक काम करते, अब उन्होंने नागपुर में जो प्लॉट लिए थे ना 4-5 साल पहले, वो वाले प्लॉट को अपन बेचते। आइडिया अच्छी थी। मैंने खापरडी का फ़ोन नंबर, वो लैंडलाइन हुआ करता था उस टाइम, फ़ोन ढूंढा, बोला भाई खापरडे साहब हमारा प्लॉट बेचना है यार, बेच के दोगे क्या। अरे भाई यशवंत भाई, बोले बोलो कितने में बेचना है। मैं बोला, फिर हम लोग थोड़ा सा गणित लगाए कि भाई 60,000 का प्लॉट होगा, 1.5 लाख का घर बनाना पड़ेगा, 2 लाख ऐसे हो और 50-60 हज़ार रुपये जेब में भी हो, इसलिए हमने उस प्लॉट की कीमत 3 लाख रुपये बता। भाई यशवंत भाई बोले ज़्यादा में गया तो बाकी का तू रख लेना ऊपर का, हमको 3 दे दे यार, 3 में हमारा गेम बैठता है, हमारा घर भी होता है, प्लॉट भी होता है। बंदा, वो आदमी ने 27 अगस्त 2009 को उस आदमी ने मेरे घर पे कितने पैसे लाया होगा, 9 लाख रुपए लाके दिया। बैग में क्या थे, उसने कितने में बेचा आज तक पता नहीं मुझे।
उस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूं कि कहीं ना कहीं वो मिले और ये कार उसके गले में डालूं। दिमाग में बात आई, मैं मेरे भाई के पास गया। भाई बोला तू मेरे जीवन का राहु केतु, गलती से हाल तू मुझे को टोकता नहीं तो आज 18 लाख का मालिक होता, क्योंकि मैं 2 प्लॉट लेने जा रहा था 20 के 40 रुपए रोज से। आपके भी जीवन में कोई आजू बाजू में राहु केतु होगा, उसको भूल जाना। ऐसी बात एक बार आई, फिर इसी में चलते चलते उस प्लॉट पे अभी मैंने वो 60,000 का प्लॉट नहीं लिया बॉस, नहीं। अब क्यों 60,000 का प्लॉट? बढ़िया रोड पे आया, सेंट जॉन स्कूल के सामने, वहां 1.5 लाख का प्लॉट लिया, 3.5 लाख का घर बनाया। अब बचे 4 लाख रुपए अपने पास तो खर्चा हो गए। और 4 लाख में एक जमीन मेगा रोड पे 3.5 एकड़ जमीन 70,000 के भाव से हमने लिए, उसका रजिस्ट्री मारे, उसको लेआउट के लिए, और 2013-14 में ही 35 लाख के मालिक बन गए। क्या बात है। 2013-14 में फिर लेआउट का नशा आया, हमने लेआउट के बारे में बताना चालू किया, नागपुर में जाना चालू किया। हमने कई लोगों को पूछे कि नागपुर में प्रॉपर्टी कहाँ लेना, भाई किस टाइप से लेना, ये हमारे समझ में आया। तो ऐसा ही एक दिन आया और वो 11 नवंबर का दिन था, अभी आने वाला है कल का दिन, ये 11 नवंबर के लिए। तो वो एक आदमी आया हमारे, उस टाइम हमारा ऑफिस तुमसर में लग चुका था, और उस टाइम ये लग रहा था कि तुमसर में हमारे जैसा बिल्डर तो शायद कोई नहीं, घरों में सोने लगा। ये डरने की बात नहीं, तुमसर के नाराज न सराबा वो नच। पर एक जन आया हमारे गाड़ी में, हमारे घर के सामने, ऑफिस के सामने गाड़ी रुकी, उनका उतरने का तरीका, उसका बैठने का तरीका हमारे घर के सामने आया और बोलने लगा कि यशवंत मेश्राम साहब, हमें आपके साथ काम करना है। डायरेक्टली बोल दिया, हमें आपके साथ काम करना है। मेरी बोलती बंद हो गई। मैं बोला बोले क्या इसको? तो मैंने बिल्कुल कोई सवाल जवाब नहीं करते हुए मैं बोला सर मुझे क्या करना होगा? तो बस आपको एक प्लॉट खरीदना पड़ेगा। 80,000 रुपए भर के प्लॉट खरीदा और काम को स्टार्ट किया और बोलने लगा कि भाई कल मैं सुबह और 8 बजे आऊंगा, सुबह कल मैं नागपुर से 8 बजे आऊंगा, आप तैयार रहना। तो मुझे क्या करना होगा? तो बोले 100-150 लोगों की लिस्ट बनाना। तो उसमें लिस्ट बनाने का तरीका उन्होंने बताया कि भाई 20 रिश्तेदारों की लिस्ट बनाना। रिश्तेदार कितने? 20, जो भी खाते पीते, साबुन सोडा लेते या दाढ़ी बनाते, कंघी करते, ऐसे 20 लोगों की, और 20 अपने मित्र लोगों की लिस्ट बनाना जो आपके जान पहचान के हैं। और ऐसा यदि लगता है आपको कि 20 लोग ऐसे लगेंगे कि भाई आपको ये लोग आपसे बिल्कुल प्लॉट खरीद नहीं सकते या आपकी बात को नहीं मानते, हर बार नजरअंदाज करते, ऐसे 20 लोगों को दुश्मन की लिस्ट में डालना है। ये 100 लिस्ट हो गई, ये 100 लोगों की। उस टाइम अपना दिमाग में आया कि ये नागपुर का बंदा अभी अपने को बता रहा कल कहाँ सुबह 7 बजे आएगा। तो हम लोग बढ़िया 7 बजे तक सोने के लिए थे, बढ़िया अपनी फुर्सत से। तो सुबह एक गाड़ी रुकी, गाड़ी के सामने वो बैठे थे और वो आके बैठ गए और मैं सोया पड़ा था। मेरी घरवाली मेरे को जगाने आई, अरे यशवंत उठो, बोले वो कल वाला भाऊ आया ना, बोले कल वाला भाऊ, मतलब पहले जो दिन बता। मैं भी सोच में पड़ गया कि ये इतने सुबह नागपुर से वो बंदा आता है। अब मैं इतना कंफ्यूज हो गया, मैंने ना कोई लिस्ट बनाया ना कोई कुछ नहीं बनाया। तो मुझे ऐसा लगा इसको कहाँ लेके जाऊँ, किसके मिलाऊं, किससे करूँ, कुछ समझ में नहीं आया। चेहरे पे पानी मारा, वैसे पकड़ा और पकड़ा गाड़ी उसकी जगह और कटंगी लेके गया पिंटू मराठे के घर। मैं बोला भाई इसको झेलेगा यह बंदा। और वहां पे मैंने उसको बताया, वो दिन चला गया। उसके बाद में दूसरे रोज वापस आने के बाद में हम लोग जब घर आए तो मैं बोले और कल सुबह 7 बजे आऊंगा। और उस रोज फिर दूसरे रोज मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट खड़ी थी मेरे पास। बिल्कुल मैं अपने ड्रेस पहन के बिल्कुल जूते मोचे लगा के बिल्कुल अपडेट था। सर आए, 1 मिनट भी नहीं रुके, मैं गाड़ी में बैठा और यकीन मानो उस दिन से मैंने काम किया। 13 दिन में 12 प्लाट को बेच डाला मैं। 13 दिन में मुझे ये सामने वाला, और वो कोई नहीं था, अपने ग्रेट अपलाइन सबके चाहिए, सबके लागले, कई लोगों को उन्होंने पैसा कमा के दिया। लॉकडाउन में कई लोगों को खाना बटा, थाईलैंड में कई लोगों को क्या सर, और कई करोड़ों की गाड़ियां उनके पास है। कई लोगों के लाइफ में चेंजिंग किया और अभी उनको
भारत सरकार ने पीएचडी भी दिया उनको, और इसके बाद में उनका बहुत सारा अचीवमेंट होते गया। अभी उनका एक ही टारगेट है कि सब लोगों को पैसा कमा के दे देगा। तो पैसा कमा के देने वाला ऐसा कोई नहीं। उनका कल उनका बर्थडे है, उनका सेलिब्रेट करने के लिए मैं डॉक्टर चंद्रकांत घोड़े साहब सर के लिए जोरदार ताली चाहूंगा। कई लोगों के लाइफ में परिवर्तन करने वाला एक इंसान, तो उसने इस चीज को किया। और उसने जैसे भी बताया, तो हमने पहला प्लॉट बेचे, दूसरा बेचे, तीसरा बेचे, तो ये करते करते उनका 4 प्लॉट पे हमें 4% कमीशन मिलता। तो यहाँ कुछ मार्केट के लोग होते हैं कि मार्केट में और इसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी यहाँ मार्केट में यदि वही प्लॉट बेचता हो तो उसको क्या मिलता कि 2% खरीदवाल से और 2% बिकवाल से 4% मिल जाता। पर मार्केट के लोग क्या करते, झोलझाल करके 270 का रेट होगा कस्टमर का, तो 280 240 में मालक को मानते और बीच का झोलझाल रखते, वो उसी में खुश है। तो 4% में मार्केट के हिसाब से अपना कम पड़ता, यदि उनको ज्यादा पड़ता। अभी 4% मिला तो अपनी कंपनी 4% दिया, वहां पे 4% 5 लाख का प्लॉट गया, 20,000 मिलते, मार्केट में भी 20,000 रुपए मिलते, पर झोलझाल का अलग मिलता। उस हिसाब से सच्चिदानंद में कम मिलता। सेकंड टप्पा आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें के बाद में, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें के बाद में फिर एक और टप्पा आता जिसमें 6% मिलता। अब मार्केट वाले से 2% आ गया, पर फिर भी सच्चिदानंद मार्केट वालों से 2% कम में। क्यों झोलझाल है ना अभी 20-25 रुपए का उनका, या 200 का भी गाला रखने वाली जो बात करते हैं, तो गाला रखते, यहाँ गाला नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे सीधा 6% मिल रहा है। तो यहाँ 30,000 रुपए हो रहे 5 लाख के प्लाट पे, और वहां भी 20,000 रुपए हो रहे हैं, और उनको झोलझाल के 60-70,000 रुपए मिल रहे। पर अभी तीसरा टप्पा आता अपना कि 9वां, 10वां, 11वां और 12वां प्लॉट जब बिकता है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां प्लॉट जब बिकता है, तो इस टाइम आपको 8% मिलता। अब वहां पे मार्केट में भी 4% मिलेगा, पर इससे भी सच्चिदानंद कम पड़ता, क्योंकि वहां आपका झोलझाल बड़ा है 8 पर 13वां प्लाट पड़ते तो भी मार्केट में आप 4 करते और झोलझाल ही पड़ता। यहां से लाइफ चेंज होना चालू हो जाता। तो यहां से कैसे लाइफ चेंज हो जाता है, आगे 12 के बाद में अपने यहां 13वां बेचना नहीं है। और 13वां जो आदमी नहीं बेचता, तो उसके बाद में जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा आता, तो 3 साल तक आपका परफेक्ट एक पर्टिकुलर इनकम बन जाता। ये मार्केट में नहीं मिलता, और ये मार्केट में नहीं मिलने के कारण सालों से कई लोग दलाल का काम कर रहे हैं। इसके उसके लेआउट, उसके लेआउट के 2 प्लाट, उसके 2 प्लाट, उसके रीसेल का प्लाट बेचते, या रीसेल का घर बेचते, रीसेल का कुछ बेचते, पर आज तक भी वो बेचारे दलाल लोग गाड़ी में पेट्रोल भरने की लायक ही नहीं है। यही वजह। और यहां क्या हो रहा है कि यहां 12 प्लाट बेचने के बाद में मंथली चालू हो जाता है, 3 साल के लिए आप बुक हो गए। और अभी तो सच्चिदानंद में 11 फरवरी से, मतलब 11 नवंबर से डॉक्टर चंद्रकांत घोड़े साहब सर के टर्नओवर का 1% भी देने का निर्णय लिया, लॉट में भी। इसके पहले यूटेक में था, अभी टर्नओवर का, अभी मान लो कंपनी का टर्नओवर 22 करोड़ रुपए का है इस महीने का, उसका 22 लाख रुपए अलग निकालेगा, और जिन जिन के 12 प्लाट हुए उनमें सारे लोगों में बढ़ जाएंगे। अंदाजा लगाओ आपका पेमेंट। इसलिए सच्चिदानंद जाना। सच्चिदानंद एक मामूली कंपनी या मामूली लेआउट या मामूली ये समझ के नहीं छोड़ो। अभी सच्चिदानंद के कई ऐसे सेक्टर है जिसमें होम ऑटोमेशन है, रैम्बो किंगडम है, उसके बाद में फिल्मों उद्योग में कंपनी आई है, उसके बाद में सीमेंट के उद्योग में है। इसके सारे बिजनेस में हम लोग यदि करते हैं तो भी हमारे लिए, तो हमने यहाँ पे क्यों आना चाहिए। तो सच्चिदानंद एक लाइफ कैरियर बनाने का एक सिस्टम है। यहां पे आपको मैं यदि बता दूं को कोई आदमी आपको 1 लाख रुपए पगार दे, 1 लाख रुपए पगार दे, और वो कहे कि तूने ये काम नहीं किया, तूने वो काम नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, तो क्या हमारा काम करने का मन होगा। पर कोई आदमी हमको 10,000 रुपए पगार दे और बड़े प्यार से कंधे पे हाथ रख के कहे, और हमारे वो
ऊपर उठाने की कोशिश करे, हमारे से मोहब्बत करने की बात करे, तो हम उसके लिए जान निछावर कर देंगे। मान भी दो ना, तो सच्चिदानंद में मान मिलता, सम्मान मिलता, इज्जत मिलती, शोहरत मिलती। कई लोगों के यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनकी 2 व्हीलर खरीदने की औकात नहीं थी, उन्होंने 65 70 लाख की कार ऑडी BMW जगुआर में है। हमारे खैरे सर है, दुर्वे सर है, उसके बाद में भारत सर है, और उसके बाद में ऐसे यहाँ कई जिनके नाम लेना कठिन हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि भाई ये सच्चिदानंद का ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसका बुंदा मिले ना मिले कोई परवाह नहीं। प्रवीण भोयर से हमारी मुलाकात हो या ना हो कोई बात नहीं, पंकज ठाकरे सर है, पंकज ठाकरे सर भी ना मिले तो कोई बात नहीं, सुधीर काड़बांधे और चंद्रकांत घोड़ेसौर सर है। अरे इनसे भी मुलाकात हुई या ना मिली तो कोई परवाह नहीं। बुंदे को छोड़ो, कांदे को छोड़ो, अरे पत्ता भी मिले तो पकड़ के रखता, पत्ता एक एक पत्ता सच्चिदानंद का अपने आप में बूढ़ है भाई, केले के जैसा। बिल्डरों के पास नहीं है ऑडी BMW, यहाँ का एडवाइजर BMW मेंटेन करता सर, बिल्डरों से भी कम नहीं है। मैं ये पत्ता भी ऐसा पत्ता है कि केले का पत्ता है बॉस, इमली का पत्ता नहीं, छोटे छोटे जमा करने के लिए। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस हॉल में यदि बैठे हो, यदि इसमें आने की तरीका बिल्कुल बनाए हो, तो आपकी तलाश खत्म है। और यहां आए ही हो तो यहां से जाना मत, क्योंकि यहां तलाश खत्म है। तो तलाश खत्म है, तलाश खत्म है, क्योंकि यही आखिरी पर्याय है। और मैं कहता हूं कि मैं नहीं, मैंने देख लिया हूं, यहां कई लोगों ने उतना अचीवमेंट किए हैं। वही जैसे आप नागपुर की तलाश ढूंढना बंद कर दो, नागपुर के सिवा और कई प्लाट लेने की सोचो मत, कारण कि सारा डेवलपमेंट यदि नागपुर में आया है तो गोंदिया भंडारा तुम सर में प्लॉट लेके यहाँ पे भी प्लॉट के भाव बढ़ेंगे और यहाँ का मुकाबले वहां जाता है। दूसरा ऑप्शन अमरावती रोड की सिवा नहीं है, ये भी तय हो चुका कि यदि मान के चलो वर्धा रोड जाते, मियां आया, कार्गो आया, सन्यासन के होटल आया, रिलायंस का पावर प्लांट आया, इंडोरामा कंपनी आ रही, पर 2002 में प्लॉट लेना चाहिए था, आज नहीं, क्योंकि आज उसका समय। कई लोगों ने अदानी पावर प्लांट में 2002 से 2008 तक प्लॉट लिया, 2013 में लेने वाला बोलता है आमच्या प्लॉटचे तर भावच नाही वाढले। भाई कब लिया? अदानी पावर प्लांट आने के पहले लेना था, अदानी पावर प्लांट आने के बाद ले लिया, जहां डेवलपमेंट हो चुका था, लड़का बच्चा बड़ा हो चुका। अब इसमें लेगा तो भाव कहां बढ़ेंगे? भाव तो कम ही होंगे। तो इसलिए वो रोड का गया। तो 2002 से लेकर 2008 तक भुट्टीबोरी में लेना चाहिए था। यदि आप कुराड़ी रोड को सोचते होंगे तो वहां पे ताजनगर, मानकापुर, फरक्कड़ी, गीतानगर, गोधनी, बोकारा, कोराड़ी पावर प्लांट एमपी और नदी के बाद में एमपी, कहां पे जगह है? अब 3,500 रुपए जब लेना था तो 1997 में लेना था, जहां पे 15 रुपए रेट हुआ करता था। हो सकता था क्या 1997-98 में हमारे पास 15,000 रुपए नहीं रहे होंगे? सुने नहीं, या सुने भी होंगे तो हमने नजरअंदाज कर दिए। क्या 2002 और 2008 में हमारे पास 20,000 रुपए नहीं हुआ करते थे हमारे माता पिताजी, हमारे लोगों के पास, पर हमारे टोकने वाले भी वो। तो ऐसे में ये जो चीजें आई है, तो ऐसा करते करते जो भी कोई आदमी यहाँ पे प्लॉट लेता है तो प्लॉट लेने वाला बंदा भी अपने यहाँ एडवाइजर बनता है। अब कई बिल्डरों का क्या होता कि वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा पैसा खर्चा करता। कोई बिल्डर डाले, अभी हमारे तिरोड़ा के ओके सर है, उन्होंने लेआउट डाले तो उन्होंने बताया कि बोले 5 लाख का मेरे को वो प्रोग्राम करना पड़ा, एक प्रोग्राम करना पड़ा सर का तो 35,000 का हुआ, और कोई बैनर, पोस्टर, फंडे ये सब देना पड़ा। सच्चिदानंद का कई बैनर देखे, जरूरत है नहीं। तो वो जो पैसा बचता है 20 या 25% पैसा, वो पैसा आप लोगों में बांटना है। सिंपल लॉजिक। और वो वाला पैसा यदि आपको मिलता है, प्लॉट का रेट कम ज्यादा नहीं हो रहा, उतना ही हो रहा है, पर रेशो ऑफ परसेंटेज से उतना ही मिल रहा है, और आपको वो कमीशन के रूप में दिया जाता है। अब बांटने का तरीका कितना पक्का है ये भी ध्यान ले लो। तो एक मान के चलो कि कंपनी में यदि नम्रता मैडम के पास जो काउंटर पे बैठती उसके पास 1 लाख रुपए चला गया तो क्या होगा?
1 लाख रुपए चला गया तो 20,000 हमारा कम से कम कमीशन और गाड़ा घोड़ा जो ट्रिप वगैरह रखता है उसका पैसा मिलता है ना। आप गोंदिया से लेके जाओगे वहां ट्रिप माया नगरी में तो 3,000 रुपए देती ना कंपनी, तो 3,000 रुपए के लिए कहीं ना कहीं खर्चा होगा कि नहीं, तो 20% में बांट दी। अब जो जमीन लिया उसका एनटीपी नहीं करेंगे क्या, तो एनटीपी के लिए 30,000 रुपए निकाल लेती 30%, और 40,000 रुपए जो 40% है वो जमीन खरीदने के लिए। इसलिए कंपनी की जमीन कभी 20 साल में खत्म नहीं हुई। आपके घर में भी आ सकती है, आपके गांव में आ सकती, और बचा हुआ 10% जो है वो 10% में कंपनी का मैनेजमेंट होता है और स्टाफ का पेमेंट और उसमें उसका प्रॉफिट होता है। और इसलिए 2014 तक प्रवीण मोहन राव गोयल आल्टो से ही घुमा बेचारा। आप भी अभी उसने रेंज रोवर ले चंदू सर के गाड़ी लेने के बाद, क्योंकि उसको ये मेंटेनेंस में 10% में बचता था। बाकी कंपनियों में क्या, बाकी बिल्डरों में क्या करते हैं, वो लोग 10 लाख की जमीन लेते, 9 लाख रुपए का एग्रीमेंट कराते और 1 लाख रुपए नकदी देके बाकी बची हुई रकम बाद में देंगे करके बोलते। होता क्या है कि और प्लाट लेआउट बेचना चालू कर देता, कुछ 50,000 आते, किसी से 100 1 लाख आते, किसी से 1.5 लाख आते, और ऐसे टाइम में वो एनटीपी करना उसका रह जाता और साल आ जाता। जब कस्टमर ने, काश्तकार ने बिल्डर को रजिस्ट्री नहीं करा के दिया तो ये जिसने 20-22 प्लाट बेचा ये बिल्डर उसको रजिस्ट्री करा के देगा क्या, नहीं करा के देता। और बाद में बोलता है कि अभी तो रजिस्ट्री बंद है, अभी तो वो तहसीलदार घर में नहीं है, अभी तो रजिस्ट्रार अपने घरवाली की शादी में गया है, ये सब बताते रहता है दुनिया में। और क्या दूसरा ऑप्शन नहीं इसके पास। तो ये सच्चिदानंद ऐसा है प्लेटफॉर्म है कि इसमें हम लोग यहाँ पे भी और इतना बढ़िया सिस्टम बनाया है कि कहीं भी आप काम करोगे, जैसे डोंगरे सर का लेआउट है, अब मैं इनका लेआउट प्लॉट दिखाने सारे सर को लेके जाता हूँ तो मैं मेरे गाड़ी में पेट्रोल भरूंगा, सारे सर को वो दिखाने लेके जाऊंगा, डोंगरे सर मेरे को पैसे देंगे क्या? यहाँ मिलते हैं ना भाई, यहाँ मिलते हैं, आपके जेब से थोड़ी जाना, आपके जेब से नहीं जा रहा ना, वो तो पैसा मिल रहा। दूसरी बात, अब मान के चलो आप फील्ड में गए हैं तो कौन सी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग में फिर वेस्टिज करो, कोई भी और कई कंपनी के नाम ले लो, तो क्या फील्ड में घूमने का पैसा मिलता? या 1% निकला है ना ट्रैवल एक्सपेंसेस करके, पर्टिकुलर लेवल पे आ जाओ 1% ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेगा। कितना भी अच्छा कंपनी हो, कितना भी बढ़िया कंपनी हो, आपको पगार देगी, सारा चीज करेगी, पर मान के चलो आपके घर में कोरोना हो गया या कुछ हो गया तो क्या 3.5-4 लाख रुपए आपको दवाई के लिए देगी क्या? और यही 1% निकाला जाता है। हमारे साथ उमराव जी तांडेकर सर है, इनको 3.5 लाख रुपए दिया कंपनी ने कोरोना में, पर पर्टिकुलर लेवल पे आना के बाद। अब कार खरीदने के लिए अभी जैसा मेरे को 20 लाख रुपए मिल रहे कंपनी से BMW के लिए, अरे गजब मुझे मैं तो सोच भी नहीं सकता था, मेरे औकात के बाहर है भाई BMW, मैं तो सही बता था। पर BMW मिलना बोले तो मैं यदि 20 लाख रुपए जमा करके यदि 20 लाख रुपए का बात दे दूं तो जमेगा क्या मेरा गणित? भले 60,000 रुपए किस्त दे सकता, क्योंकि 80,000 रुपए पगार है मेरा, कितना है रॉयल्टी है कि नहीं, कमीशन के अलावा, तो 80,000 रुपए पगार में 20,000 रुपए में मैं दारू पीता नहीं, खर्रा खाता नहीं, तो मेरे को ज्यादा खर्चा ही नहीं, इसलिए मेरा जम जाता 10,000 में। अब हमारा बंदा जो है नौकरी पर्सन वाला, ये कहां पे थकता? सच्चिदानंद में नहीं थकता। अब नौकरी वाला बंदा जिसको 1 लाख रुपए पगार होने के बाद भी वो एंडिंग में कैसे थकता, ये बताता हूं। तो हमारे एक गुरुजी की कहानी है, हमारे यहाँ डोंगर, क्योंकि हमारे घर के पीछे में ही रहते हैं, उनके घरवाली का पगार 30,000 था 2002 में, और उनका पगार 40,000। पगार की टोटल कितना हुआ? दिमाग में बात आई कि अम्बेडकर नगर में बढ़िया एक घर बनाते, 20 लाख का कर्जा उतारिए, और मॉड्यूलर किचन, मार्बल टाइल्स वगैरह का अम्बेडकर वार्ड में, तुमसर में सबसे बेहतर घर, पीओपी वगैरह उन्हीं का। अब 58वां साल आ गया, अभी भी वो खनते 3.5 बचे, 3.5 लाख बचे अभी तक, 64 लाख रुपए बांट दिए। कर्जा कितने का उठाए और बांट दिए कितने? 64 लाख। अब वो उन्होंने यदि उस टाइम दिमाग लगाया होता कि 20,000 में 2002 से लेके अपना खर्चा चलाया होता तो महीने के कितने बचते?
अरे बैंकों में भी रखते, अरे छोड़ो बैंकों में जी, चावल के डब्बे में भी रखता तो 1 साल के 6 लाख होते, तो 3 साल के 18 लाख, तो 20 लाख का लोन उठाना पड़ता, बिन ब्याजी से उनका घर बन जाता, 3 साल रुकना पड़ता था। 3 साल किराए के घर में रहते, 600 रुपए किराया था सर, 3 साल का 3600 किराया बनता। 3600 के लिए हमने 64 लाख रुपए, नौकरी वाला यहाँ तक था बस, कैलकुलेशन करो, उसके भीतर एक प्लॉट ले लो, 2 प्लॉट ले लो माया नगरी में, 1 प्लॉट बेच डालना और 1 घर बनाना, बस गेम खत्म। क्यों जी? और मैं आपको बता दूं, 2023 से लेकर 2030 तक यदि आपके पास उस एरिया में अमरावती रोड पे 6 प्लॉट यदि है तो दावे के साथ आप लिख के रख दो, मेरा भाषण टेप करके रख दो, 2030 में आप 10 करोड़ के मालिक रहेंगे। क्योंकि 10 साल का मेरा अनुभव है, मैंने 10 करोड़ बनाया 10,000 रुपए पगार पे, 10,000 रुपए पगार से मैं 10 साल में 10 करोड़ का मालिक हुआ, आप क्यों नहीं होंगे? पर कैसा करना पड़ेगा? 10,000 रुपए यदि पगार है तो 5,000 में आपको खर्चा चलाना होगा और 5,000 की किस्त भरना होगा। यदि 20,000 रुपए पगार है तो 12,000 रुपए रियल एस्टेट में लगाना होगा, 5,000 में घर चलाना पड़ेगा और 2,000 रुपए का किस्तों, किताबों और टीवी एडवर्टाइज के लिए रखना पड़ेगा, जहां वीडियो वगैरह आप देख सको। और यदि 50,000 रुपए पगार है तो समझ जाओ कि आपको 20,000 रुपए प्रति महीना लगाना है। और 20,000 रुपए प्रति महीना है और 20,000 रुपए प्रति महीना रियल एस्टेट में लगाना है और 10,000 रुपए में किराना चलाना है और 5,000 रुपए अपने ऑपरेशन के लिए खर्चा करना है। क्योंकि अपना ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब आप अपनी सेमिनार सुन के गए और वहां जाने के बाद में आपने बहुत जोश आया कि यशवंत मिश्रा ने बताया, शशिकांत सर ने बताया, तांडेकर सर ने बताया, अब भी घर जाऊंगा मैं और 20-25 लोगों को एक ही दिन में जोड़ के सबको प्लॉट बिकवाऊंगा। आपके मन में कल्पना आई, पर जब आप कल सुबह जाओगे लोगों के बाद बोलोगे तितक्या दूर प्लॉट घेवायला सांगताय, काही नाही तेवढ्या दूर कोण घर बांधल, तो आपकी हवा। पर कुछ लोग ऐसे जिद्दी होते हैं कि एक ने नहीं बोला तो कोई परवाह नहीं, दूसरे ने नहीं बोला तो कोई परवाह नहीं, तीसरे ने नहीं बोला तो कोई, बोलते बोलते कई लोगों को मिलते जाता और 12 प्लॉट का टारगेट कंप्लीट करता और वो अपने अपलाइन के पास में जाता और कि सर बोलता मैंने 12 प्लॉट का टारगेट कंप्लीट किया। ये आपकी पहली स्टेज है। कई लोग पहली स्टेज में बैक टू पैवेलियन होते हैं, ऐसे कई लोग आए रहेंगे। आपको भी विदर्भ एक्सप्रेस ना गोंदिया से निकलती है तो बंबई जाती है, पर जरूरी नहीं है कि विदर्भ एक्सप्रेस में पूरे के पूरे गोंदिया के लोग रहते हैं। कई तुमसर में भी मिलते हैं, कई भंडारा में भी मिलेंगे, कई नागपुर में भी उतर जाएंगे, पर कुछ लोग ऐसे आएंगे जो CST तक भी जाएंगे। तो मंजिल तक वही आदमी आएंगे आपके पास जिनके मन में यहाँ पैसा कमाने की तमन्ना है। तमन्ना आप लोगों में भी, सब लोगों में होती है, पर जिद उसके में होती है जिसके मन में ठेस लगी होती है। और आपके मन में यदि ठेस लगी है तो जिंदा दिल जाग जाता है, उसको होता है कि क्या करूं क्या नहीं, किसको खाओ किसको नहीं करूं, और वो करने जब निकलता